हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 समकालीन विश्व में सुरक्षा। ध्यान से सुनिए। सुरक्षा का मतलब सिर्फ बंदूक और सीमा नहीं होता। अगर पेट खाली है, बीमारी है, डर है, तो समझ लीजिए सुरक्षा फेल है। आज के चैप्टर में हम समझेंगे कि असली सुरक्षा क्या होती है। ये चैप्टर सिर्फ सिलेबस नहीं है, आज की दुनिया को समझने की चाबी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समकालीन विश्व में सुरक्षा। सुरक्षा का क्या अर्थ होता है, इसका क्या मतलब होता है? सुरक्षा का मतलब है किसी भी तरह के खतरे से बचाव। पहले लोग सोचते थे कि सुरक्षा सिर्फ युद्ध से बचने का नाम है, लेकिन आज सुरक्षा का मतलब है जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना। एग्जाम्पल, अगर किसी देश में युद्ध नहीं है लेकिन लोग वहां पे भूखे हैं, बीमार हैं, बेरोजगार हैं, तो क्या वे देश सुरक्षित है? नहीं। इसीलिए आज सुरक्षा को व्यापक रूपों में देखा जाता है। सुरक्षा सिर्फ जीवन को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना है, ना कि युद्ध से सुरक्षा को सुरक्षा कहते हैं। सेकंड पॉइंट, पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा। पारंपरिक सोच में सुरक्षा का क्या मतलब था कि दूसरे देशों की सेना से बचना या फिर दूसरे देशों की सेना से बचाना, खुद को बचाना। इसमें क्या था, राज्य सबसे इंपॉर्टेंट है, सेना सबसे बड़ा साधन है और सीमा की जो रक्षा है वो मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। एग्जाम्पल, भारत पाकिस्तान सीमा पर सेना हमेशा तैनात रहती है ताकि कोई बाहरी हमला ना हो। यह पारंपरिक सुरक्षा का उदाहरण है। युद्ध के अंतिम उपाय इसमें सैन्य शक्ति से होता है, राज्य की सैन्य शक्ति से होता है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना होता है। युद्ध को अंतिम उपाय माना जाता है। तीसरा पॉइंट, शक्ति संतुलन। अगर एक देश बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाए तो वह दूसरों को डराने लगता है। इसीलिए देश अपनी शक्ति बराबर रखने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा शीत युद्ध के टाइम पर क्या हुआ था। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने अपनी सैन्य शक्ति को बराबर रखी ताकि कोई एक दूसरे पे हमला ना कर सके। दोनों चाह रहे थे कि मतलब मैं सामने वाले से मजबूत रहूं, तो मतलब ताकि बैलेंस बना रहे और युद्ध की जो संभावना है वो कम हो सके। तीसरा, गठबंधन निर्माण। गठबंधन से क्या मतलब होता है? क्या लिखा है? सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य आपस में सैन्य गठबंधन करते हैं। किसके लिए करते हैं? सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए। जो देश होते हैं वो आपस में सैन्य गठबंधन बनाते हैं, यानी कि अकेले रहकर सुरक्षा करना मुश्किल होता है। इसीलिए दोस्त क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं। अगर किसी एक पर हमला हो तो सभी मिलकर उसकी जो है वो रक्षा करें। शीत युद्ध के दौरान नाटो और वार्सा संधि जैसे गठबंधन इसके उदाहरण हैं। नाटो में अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो बाकी देश उसकी मदद करते हैं। जैसे हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, अगर हमारे ग्रुप में किसी एक को कोई कुछ बोलता है तो फिर पूरे जो ग्रुप के मेंबर होते हैं, जो सारे दोस्त होते हैं, फिर वो उसके लिए स्टैंड लेते हैं, अपने दोस्त के लिए खड़े होते हैं। तो गठबंधन निर्माण यही चीज होती है। हथियारों की दौड़। पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा में देशों द्वारा लगातार हथियार संचय किया जाता है, जिससे हथियारों की दौड़ कहा जाता है। क्या कह रहा है कि जब जो देश है वो चाहते हैं कि मेरे पास ज्यादा हथियार होते हैं, जब देश सोचते हैं कि हमारे पास ज्यादा हथियार होंगे तो हम सुरक्षित होंगे, तो वो लगातार हथियार जमा करने लगते हैं।
इससे क्या होता है कि हथियारों की जो है रेस स्टार्ट हो जाती है। हर देश सोचता है कि मैं ज्यादा हथियार इकट्ठा कर लूं, मैं ज्यादा हथियार इकट्ठा कर लूं। इसे हथियारों की दौड़ कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो, अमेरिका और सोवियत संघ ने परमाणु बम बनाया। परमाणु बम, मिसाइल, युद्धक विमान, जो युद्ध में जो विमान यूज किया जाते हैं स्पेशली, एक दूसरे से ज्यादा बनाने की कोशिश की। इसको परमाणु बम को, मिसाइल को, युद्धक विमान को एक दूसरे से ज्यादा बनाने की कोशिश की। इस क्यों बनाने की कोशिश की? युद्ध की संभावना भी अधिक हो जाती है। अच्छा, इससे असुरक्षा बढ़ती है। जाहिर सी बात है, सारे देश जब अपने अपने हथियार बढ़ाने लगते हैं तो उससे जो है युद्ध की संभावना होने लगती है। और जो देश हथियार बना रहा होता है वो ये सोच के बना रहा होता है, उसको सुरक्षा का डर होता है कि सामने वाला मुझसे ज्यादा ताकतवर ना हो जाए। तो ये हथियारों की दौड़ थी। 6th पॉइंट, निशस्त्रीकरण क्या था? निशस्त्रीकरण, हथियारों की दौड़ के दुष्परिणामों को देखते हुए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। यानी कि जब सभी देश हथियार बनाने लग गए, एक दूसरे से ज्यादा हथियारों की दौड़ स्टार्ट कर दी उन लोगों ने, तो फिर इसकी जरूरत पड़ी। अगर सभी देश हथियार बना लेंगे तो फिर जो है युद्ध होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए निशस्त्रीकरण को लाया गया, ताकि जो हथियार है उसको सीमित किया जा सके। पूरी तरह समाप्त भी करना चाह रहे थे, पर पहले सीमित होगा फिर ही समाप्त होगा, है ना। अगर परमाणु युद्ध हो जाए, देखो निशस्त्रीकरण को बहुत आसान में समझाती हूँ कि निशस्त्रीकरण का मतलब है हथियारों को कम करना या पूरी तरह से खत्म करना। क्योंकि ज्यादा हथियार का मतलब हुआ ज्यादा खतरा। ज्यादा हथियार इक्वल टू ज्यादा खतरा। अगर परमाणु युद्ध हो जाए तो सिर्फ सैनिक नहीं, पूरी मानवता जो है वो नष्ट हो जाएगी। जापान में इसका एक उदाहरण देखने को मिला भी था। इसीलिए देश ने कहा है कि हथियार कम होने चाहिए। सभी देशों ने मिलकर निशस्त्रीकरण को लाने की कोशिश की है, ताकि जो है हथियारों पर रोक लगाया जा सके। अप्रसार क्या है? परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए अप्रसार की नीति अपनाई गई। इसका उद्देश्य था सुनिश्चित करना कि अधिक से अधिक देशों के पास परमाणु हथियार ना हो। क्या इसका उद्देश्य था? अधिक से अधिक देशों के पास परमाणु हथियार ना हो। इसके लिए एनपीटी जो है एनपीटी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियां बनाई गई। एनपीटी बनाया गया था ताकि जो परमाणु हथियार है उनको ये अब आगे ना बने। अप्रसार का मतलब है नए देशों को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। अप्रसार नए देशों को नए देशों को परमाणु हथियार से बनाने से रोकना अप्रसार का मतलब है। अगर हर देश के पास परमाणु हथियार होंगे तो दुनिया कभी सुरक्षित नहीं रहेगी। इसीलिए एनपीटी जैसी संधियां बनी ताकि परमाणु हथियार जो है वो सीमित देशों तक ही रहें, आगे वो देशों तक वो ना बढ़े। गैर पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा। समकालीन विश्व में सुरक्षा के खतरे केवल सैन्य नहीं रहे। अगर समकालीन आज की बात की जाए तो जो सैन्य खतरा है सिर्फ वही एक खतरा नहीं रहा है। आज कई खतरे उभरे हैं, जैसे जिन्हें गैर पारंपरिक सुरक्षा कहा जाता है। इनमें है आतंकवाद, गरीबी, महामारी, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, साइबर अपराध और मानव तस्करी शामिल है। इन खतरों की विशेषता यह है कि किसी एक देश तक सीमित नहीं रहते। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना इसका समाधान नहीं हो सकता। हाँ, इन खतरों की विशेषता यह है कि किसी एक देश के अंदर नहीं रहते। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही संभाला जा सकता है। जब सभी देश इकट्ठा होकर इसके लिए फैसले लेंगे तभी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे कि जो पर्यावरण प्रदूषण है,
इस सिर्फ एक देश के कंट्रोल करने से, एक देश के पेड़ लगाने से, एक देश को के सिर्फ अपने एक देश के कुछ करने से इसका सोल्यूशन नहीं होने वाला। आज खतरे सिर्फ बंदूक और बम से नहीं है, आज के खतरे हैं आतंकवाद, गरीबी, महामारी, पर्यावरण प्रदूषण, साइबर अपराध। एग्जाम्पल है देखो, कोरोना वायरस पूरी दुनिया को प्रभावित किया इसने। पूरी दुनिया से प्रभावित थी। बिना युद्ध के लाखों लोग मर गए। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई देश आपस में नहीं लड़े, फिर भी लाखों लोग मर गए। ये गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरा है। इसको गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरा कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव सुरक्षा। मानव सुरक्षा की अवधारणा व्यक्ति को सुरक्षा का केंद्र, यानी कि व्यक्ति की सुरक्षा का केंद्र मानती है। इसका उद्देश्य है लोगों को भय और अभाव से मुक्त करना, यानी कि लोगों को किसी चीज का डर ना हो और किसी चीज की उनको कमी ना हो, उससे उनको आजाद करना। मानव सुरक्षा के दो प्रमुख पहले हैं। एक तो फ्रीडम ऑफ फियर, यानी कि डर से जो उनको आजादी मिले। फ्रीडम ऑफ वांट, वो जो वो चाहते हैं उसकी वो प्राप्ति करने के एबल हो, कैपेबल हो, वो उसको प्राप्त कर सके। मानव सुरक्षा का मतलब है कि इंसान को सुरक्षित रखना, सिर्फ देश को नहीं, हर एक व्यक्ति को सुरक्षित करना इसका जो है उद्देश्य है। इसके दो भाग है। एक तो है कि जो डर से है वो मुक्ति मिले, है ना, भय से मुक्ति, युद्ध, हिंसा, आतंकवाद से सुरक्षा। भय का मतलब क्या हो गया कि उसको युद्ध का डर ना हो, आतंकवाद का डर ना हो और हिंसा का डर ना हो। व्यक्ति की बात हो रही है यहां पर। दूसरा होता है कि अभाव से मुक्ति, भूखा ना हो, हर व्यक्ति को पर्याप्त भोजन मिले, पर्याप्त उसको जो है वो पूर्ति मिले खाने की। उस भूख, गरीबी, बीमारी से सुरक्षा, बीमारी से सुरक्षा। इस अवधारणा के अनुसार गरीबी, बीमारी, भुखमरी उतनी गंभीर सुरक्षा के खतरे हैं जितना कि युद्ध है। ठीक है। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा भूखा है, स्कूल नहीं जा पा रहा है, इलाज नहीं मिल रहा है, तो वह सुरक्षित नहीं है। भले ही देशों में युद्ध ना हो, लेकिन अगर ये चीजें अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिल रही हैं, अगर ये चीजें किसी व्यक्ति को नहीं मिल रही हैं, तो भले ही उस देश में युद्ध ना हो, लेकिन फिर भी वो देश सुरक्षित नहीं है। अब आते हैं सहयोगात्मक सुरक्षा पर। आज वैश्विक विश्व में कोई देश अकेले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता। सभी देश मिलकर एक दूसरे को सुरक्षित करते हैं, अकेले कोई नहीं कर सकता। ये तो अभी बताया था। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठन सुरक्षा बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन 1945 में जो बना था यूएन, उसका यही मोटिव था कि जो है शांति और सुरक्षा को बनाए रखना और सभी देशों का मिलकर विकास करना। सहयोगात्मक सुरक्षा, आज कोई भी देश अकेले सुरक्षित नहीं रह सकता, सभी देशों को मिलकर काम करना पड़ता है। एग्जाम्पल, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, महामारी, ये सब जो है सीमाएं नहीं देखते। ये इनके लिए बॉर्डर जो होती है ना, जो बाउंड्रीज होती हैं, ये बिना बाउंड्रीज की आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना, भुखमरी, बीमारी, गरीबी, ये बॉर्डर्स नहीं देखते हैं। ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ ये इंडिया का क्षेत्र है, ये पाकिस्तान है। तो इसी के लिए जब देश एक होंगे तभी इन चीजों से लड़ पाएंगे। इसीलिए जो है यूएनओ, डब्ल्यूएचओ और आईएमएफ जैसे संगठन मिलकर काम करते हैं ताकि इन चीजों पे कंट्रोल किया जा सके। आतंकवाद, गरीबी, बीमारी, इनको कौन कंट्रोल करता है? यूएन की संस्थाएं, डब्ल्यूएचओ भी करती हैं, आईएमएफ, मतलब यूएन और यूएन की जो पूरी जो संस्थाएं हैं, जो उसके भाग है, वो सब कंट्रोल करते हैं। डब्ल्यूएचओ कंट्रोल करता है, आईएमएफ कंट्रोल करता है। ये सारी संस्थाएं मिलकर वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक स्तर पर इन चीजों को जो है
सॉल्व करते हैं, सुलझाते हैं वैश्विक स्तर पर। तो ये था चैप्टर 5, जिसमें हमने पढ़ा स्वयात्मक सुरक्षा, मानव सुरक्षा, गैर पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा, अप्रसार, निशस्त्रीकरण, थर्ड गठबंधन निर्माण, शक्ति संतुलन, पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा, सुरक्षा का अर्थ। अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया तो आपने सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं की, आप दुनिया को समझना सीख रहे हैं। सिक्योरिटी का मतलब याद रखिए, देश सुरक्षित होगा तभी नागरिक सुरक्षित होंगे। अगर नागरिक सुरक्षित होंगे तभी दुनिया सुरक्षित होगी। अब किताब बंद कीजिए और एक बार खुद से पूछिए, आज की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा क्या है? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। अगली क्लास में मिलते हैं, तैयारी जारी रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।